नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस तैयारी चैनल में। दोस्तों, आज दिन 24 फरवरी 2023 का करंट अफेयर्स हम लोग डिस्कस करते हैं। मेनली जो है द हिंदू पेपर से मैंने ये करंट अफेयर्स जो है लिया है। तो इसकी जो पहली न्यूज़ है जो द हिंदू पेपर की आज के, वो है जीएसटी रेवेन्यू जो है वो रिकॉर्ड स्तर से जो है बढ़ा है 1.59 लाख करोड़ रुपीस के हिसाब से। ये जो है डाटा हमको मिला है जनवरी में। ठीक है, तो इसको लेकर के इंडियाज़ का तो जीएसटी है रेवेन्यू है वो 12.7% बढ़ा है जनवरी में। तो इस ये 1.59 लाख करोड़ रुपीज़ जो है द सेकंड हाईएस्ट मंथली कलेक्शन है। तो ये अभी तक का सेकंड हाईएस्ट मंथली कलेक्शन है एज़ पर रिवाइज्ड फिगर जो मिले हैं हमको डाटा फाइनेंस मिनिस्ट्री से। इसके पहले ये 1.56 लाख करोड़ था जनवरी 31 तक, 10.6% उससे हायर देन द जीएसटी रिसिप्ट। अभी जो जनवरी 2022 से का जो डाटा है उससे जो है हमारा ये 10.6% हायर है। बेस्ड ऑन द अपडेटेड जीएसटी कलेक्शन, अपडेटेड जीएसटी कलेक्शन के हिसाब से फाइनेंस मिनिस्ट्री का मंथली इकोनॉमिक रिव्यू जो रिलीज़ हुआ थर्सडे को, उसके द्वारा कहा गया है कि टोटल जीएसटी रेवेन्यू जो है अप्रैल 2022 से जनवरी 2023 तक का अभी तक का 14.9 लाख करोड़ हुआ और 23.1% हायर देन द करस्पॉन्डिंग पीरियड। जो 21-22 का जो करस्पॉन्डिंग पीरियड था उसके हिसाब से ये 23.1% जो है हाई गया है, इतना इंक्रीज़ हुआ है। अब ये रोबस्ट सिनेरियो में क्या है कि इसका ठोस आधार कि डोमेस्टिक इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है रिमेंस रोबस्ट इवन एज अ ग्लोबल इकोनॉमी स्लो डाउन। अब ये जो है बढ़ी है जो डोमेस्टिक इकोनॉमी जो है एक्टिविटीज़, ठीक है, मजबूत हुई है और ग्लोबल इकोनॉमी स्लो डाउन होने के बावजूद द एविडेंस जो है ये कहते हैं कि सेकंड हाईएस्ट एवर जीएसटी कलेक्शन अभी तक हुआ है 1.6 लाख करोड़ का जनवरी 2023 में। तो जीएसटी कलेक्शन हैव नाउ रिमेंड अबव द 1.4 लाख करोड़ रुपीज़ मार्क फॉर 11 सक्सेसिव मंथ। 11 जो सक्सेसिव मंथ हैं उसमें इतना हुआ है अधिक, तो 1.4 लाख करोड़। तो द रिव्यू शोज ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। अभी जो है जनवरी से के में हम लोग अगर पिछले साल का डाटा देखें तो उस डाटा के हिसाब से ये देखिए जनवरी 2022 में ये जो डाटा दिया गया है यहाँ पे 1.38% के हिसाब से ये इंक्रीज़ हुआ था। जुलाई 2022 में 1.49% से इंक्रीज़ हुआ और उसके बाद 1.59% जनवरी 2023 का डाटा है। तो ये बढ़ा है, हमारा इंक्रीज़ हुआ है। और द रिव्यू शोज दैट ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जनवरीज जीएसटी कलेक्शन 12.7% के रफ्तार से ये बढ़ा है, विच ट्रांसलेट अबाउट 158,891 करोड़ जो रुपीज़ है कंपेयर टू द कलेक्शन। पिछली बार का जो कलेक्शन 149,86 करोड़ था जनवरी का लास्ट ईयर का, जो कि उसके कंपेयर में जो है हमारा 12.7% ग्रो हुआ है। तो ये हमारी पहली न्यूज़ जो है द हिंदू की निकल के आई है। उसके बाद अब हम बात करते हैं सेकंड न्यूज़ की। तो जो सेकंड न्यूज़ है वो है कि 5 लाख पेशेंट्स जो हैं यूज्ड क्यूआर कोड। जो 5 लाख पेशेंट हैं वो क्यूआर कोड का यूज़ कर रहे हैं 365 हॉस्पिटल्स में। फास्टर रजिस्ट्रेशन विदाउट हैसल, बिना किसी व्यवधान के और क्यूइंग अप में या फिर लाइन में लग करके, बिल्कुल, है ना। तो इसमें जो है बेसिकली अप टू 5 लाख पेशेंट्स है बेनिफिटेड सिंस अक्टूबर लास्ट ईयर से ये बेनिफिट हुए हैं। तो क्यूआर कोड जो है इनेबल्ड रजिस्ट्रेशन एट हॉस्पिटल काउंटर्स में हो रहा है, विच हैज़ हेल्प रिड्यूस लॉन्ग क्वीज, जो कि है लंबी लाइनों को जो है रिड्यूस करता है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर ने ऐसा कहा है। तो मिनिस्ट्री का जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है अंडर द आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत इन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया है द स्कैन एंड शेयर। स्कैन एंड शेयर का मतलब है क्यूआर कोड को स्कैन करना, उसको शेयर करना। ऐसी सर्विस जो है फास्टर आउट पेशेंट डिपार्टमेंट OPD में जो पेशेंट आते हैं, जो बाहर के पेशेंट हैं, वो उनके रजिस्ट्रेशन में ये अक्टूबर 2022 से ये जो है इंक्रीज़ हुआ है। सिंस देन, तब से जो है
सर्विस हैज़ बीन अडॉप्टेड 365 गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल। ये जो सर्विस है वो 365 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो है और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में दी गई है, ऐसा एडिशनल CEO NHA ने एक्सप्लेन किया है। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के जो CEO हैं उन्होंने, बसंत गर्ग जी ने। तो द पार्टिसिपेटिंग हॉस्पिटल्स बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट डिस्प्लेस देयर यूनिक QR कोड इन पेशेंट रजिस्ट्रेशन एरिया। तो जहाँ पर ये जो है रजिस्ट्रेशन होता है, पेशेंट रजिस्ट्रेशन एरिया होता है हॉस्पिटल का, वहाँ पर ये QR कोड लगाया जाता है और जिससे क्या होता है कि जो व्यक्ति जो है QR कोड को स्कैन करता है और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर गेट कर लेता है, तो उसके तहत जो है ये इनको लाइन में नहीं लगना पड़ता है। ऐसा जो है इसमें जो है टोटल 365 हॉस्पिटल्स जो है पार्टिसिपेट हुए हैं अभी तक। तो द पेशेंट कैन स्कैन द QR कोड यूजिंग एनी हेल्थ एप्लीकेशन सच एज ABHA ऐप। अब ये कौन कौन से हेल्थ एप्लीकेशन है जिसके द्वारा जो है ये जो है जिसके द्वारा ये रजिस्ट्रेशन कर सकता है पर्सन, ये है ABHA। तो आयुष्मान भारत का जो डिजिटल मिशन है तो उसमें हेल्थ अथॉरिटी का जो ऐप है वो आरोग्य सेतु ऐप है, तो एका केयर 3, DRIF EF के 4 और बजाज हेल्थ 5 और पेटीएम 6। ये 6 और एंड शेयर। अब इसमें जो है ये 6 जो ऐप हैं जिसके माध्यम से जो है व्यक्ति जो है रजिस्ट्रेशन कर सकता है किसी भी हॉस्पिटल में, और वो जो है इसमें जो है ये 5 लाख पेशेंट्स जो हैं इन्होंने ये सब बेनिफिट हुए हैं इससे। ठीक है, तो उसमें क्या क्या लिखा जाता है, नाम है, एज है, जेंडर है, यूनिक हेल्थ ID जो है, आभा नंबर जो है मिल जाता है हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के माध्यम से। ठीक है, तो अब इंस्टेंट टोकन भी जो है मिलने लगा है। दिस इनेबल्स पेपरलेस जो है रजिस्ट्रेशन बढ़ा है। ठीक है, पेपर की आवश्यकता नहीं है तो पेपरलेस रजिस्ट्रेशन हो गया। एंड देयर बाई इंस्टेंट टोकन जनरेशन भी इंक्रीज़ हुआ है। पेशेंट सेव टाइम, पेशेंट का टाइम जो है बच रहा है। हेल्थ फैसिलिटी जो है इंक्रीज हुई है। नीड टू बी रिसोर्सेज डिप्लॉयड फॉर द रजिस्ट्रेशन। अच्छा, द प्रोसेस आल्सो लीड्स टू द पेशेंट हेल्थ रिकॉर्ड्स गेटिंग डिजिटली लिंक्ड टू देयर आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। तो एक आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट है, तो ये इस आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट में जितनी भी उस पेशेंट की जो भी जो उसकी हेल्थ रिकॉर्ड है वो भी जो है डिजिटली लिंक्ड हो जाता है। तो हेल्थ रिकॉर्ड को भी जो है दोबारा जो है देखना नहीं पड़ता है या पेपर की मदद नहीं चाहिए होती है, वो ऑटोमेटिकली जो है उसको ऐप के माध्यम से जो है बहुत ईजिली जो है वो कोई भी डॉक्टर जो है उसको देख सकता है। तो पेशेंट्स कैन मैनेज एंड एसेस दिस फ्रॉम देयर फ़ोन एनीथिंग एनीवेयर। कहीं पर भी जो है अपने फ़ोन पे वो अपना ये जो उसका हेल्थ डाटा है वो या हेल्थ रिकॉर्ड्स है वो इजीली जो है एसेस कर सकता है, कहीं से भी वो देख सकता है। द सर्विस इज़ नाउ प्रोवाइडेड इन 125 डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस 25 स्टेट्स में, और यूटीज़ जो इंडिया के हैं उसमें 125 डिस्ट्रिक्ट में अभी तक ये जो है पूरी तरह से ये इनेबल हो चुका है। तो लीडिंग यूज़र्स जो है अभी तक जो ये बेसिकली QR कोड जो है इसको लेकर के कर्नाटका जो है नंबर 1 पर है। लीडिंग यूज़र स्टेट जो है कर्नाटका, वेयर 2.5 लाख टोकन्स हैव बीन जनरेटेड, जहाँ पर 2.5 लाख जो है टोकन जनरेट हुए हैं। और उत्तर प्रदेश जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश जो है इस क्षेत्र में जो है नंबर 2 पर है यूपी। तो वो जो है कर्नाटका जो है 2.5 लाख टोकन्स जनरेट हो चुके हैं, और वहीं पर उत्तर प्रदेश हैज रजिस्टर्ड 1.1 लाख यूज़र्स उत्तर प्रदेश में, और दिल्ली विच हैज़ रिकॉर्डेड 72,000 यूज़र। सो उत्तर प्रदेश इज़ हैविंग द सेकंड पोजीशन इन दिस हेल्थ सिनेरियो फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द थ्रू द QR कोड। ठीक है ना। एंड थ्रू आउट द इंडिया देयर आर 365 हॉस्पिटल्स विच आर डूइंग दिस टाइप ऑफ सर्विस, which are providing these types of service. So the scan and share service is typical example of how technology can be leveraged। ठीक है ना, किसी तरह से कितनी अच्छी तरह से जो टेक्नोलॉजी को जो लाभ उठाया जा रहा है उसको जो है टू प्रोवाइड बेटर सर्विस, अच्छी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए पेशेंट्स को, एंड टू इम्प्रूव द सिस्टम इफिशियंसी, और किस तरीके से सिस्टम की इफिशियंसी को इम्प्रूव करने के लिए ये जो है बेटर एक जरिया है, अच्छा जो है ये तरीका है कि QR कोड के माध्यम से जो है पेशेंट रजिस्ट्रेशन कर पा रहा है, उसके हेल्थ रिकॉर्ड्स रख पा रहा है। तो देयर आर 365 हॉस्पिटल्स थ्रू आउट इंडिया इन विच दिस टाइप्स ऑफ सर्विसेज इज प्रोवाइडेड टू द पेशेंट्स
and not only this, the Karnataka has topped in this area, and the second position is Uttar Pradesh, and we have seen that 2.5 lakh tokens have generated in the Karnataka, and second one 1.5 lakh users जो हैं they are already using this service, and in the third position Delhi is having the third position, 72,000 users are there. ठीक है, तो दिस इज़ द सेकंड हमारी ये जो नेक्स्ट जो ये न्यूज़ थी. अब नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं, थर्ड न्यूज़ पर. तो थर्ड न्यूज़ जो है वो हमारी है, इंडियाज़ R&D एस्टिमेट्स आर एन इनकम्प्लीट पिक्चर. तो इंडिया की जो R&D को लेकर के ये है ये जो है इनकम्प्लीट पिक्चर है, मतलब R&D जो है इंडिया की रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो अच्छा प्रोग्रेस नहीं कर रही है. तो इसको लेकर के इस आर्टिकल को हम लोग देखते हैं, इंडिया रिसर्च एंड डेवलपमेंट. तो ये जो है आर्टिकल बेसिकली इसको जो है लिखा गया है राजी के जोसेफ के द्वारा. ठीक है, एसोसिएट प्रोफेसर हैं इंस्टीट्यूट स्टडीज़ के, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नई दिल्ली के. ठीक है, और तो इंडियाज़ रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर GDP रेशियो जो है 0.7% है, विच इज़ वेरी लो व्हेन कंपेयर टू मेजर इकोनॉमीज. अगर हम वर्ल्ड की मेजर इकोनॉमीज से कंपेयर करें तो हमारा 0.7% ही केवल जो है GDP का रेशियो है. एक्सपेंडिचर जो है इस पर R&D पे जो एक्सपेंडिचर हो रहा है हमारा, तो विच व्हेन कंपेयर टू द मेजर इकोनॉमीज एंड दिस मच बिलो द वर्ल्ड एवरेज में जो है 1.8% है वर्ल्ड का एवरेज, जिससे कि ये बहुत नीचे है. मेन रीज़न इसका क्या है कि लो इन्वेस्टमेंट जो है नहीं किया जा रहा है R&D सेक्टर में बाय द कॉरपोरेट सेक्टर के द्वारा जो है R&D सेक्टर में जो है R&D में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट जो है नहीं किया जा रहा है. तो ये जो है ग्रॉस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर ऑन R&D इज़ लीडिंग इकोनॉमीज. तो ग्रॉस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर तो ये हो गया GE और RD, इसको टोटल ये जो है इसका शॉर्ट फॉर्म है GERD इज़ लीडिंग इकोनॉमीज. इट्स शेयर इन इंडिया जस्ट 37%. इंडिया में जो है अगर GERD का शेयर देखें तो केवल 37% है, बल्कि अन्य जो लीडिंग इकोनॉमीज़ हैं उनमें ज़्यादा है. देयर इज़ एविडेंस. तो ये एक डाटा हमारे को जो है इंडिया GERD ने ये डाटा दिया है जो अंडर एस्टिमेट है, बहुत ही कम है कंपेयर टू अदर जो इकोनॉमीज कंट्रीज़ हैं, जो बेटर कंट्रीज़ हैं उनको लेकर के. तो 2022 इन्फो ब्रीफ जो है नेशनल साइंस फाउंडेशन का ये कहता है कि यूनाइटेड नेशंस ऑन फॉरेन जो R&D बाई US वेट मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जो है MNCs, तो ये जो NSF का जो US का जो NSF है जिसने फॉरेन R&D को बाई US बेस्ड जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है MNC है, उसने ये डाटा निकाला है. सोज कर द स्पेंट ऑफ 9.5 बिलियन जो है डॉलर का ये स्पेंड करती है R&D में. ठीक है, जो US की कंपनी है, डेट इज 649.7 बिलियन रुपीज़. ठीक है, तो उसके बाद जो है उसमें बताया गया है कि इतना जो है R&D इंडिया में जो है 2018 में ये हुआ था. जो US बेस्ड कंपनी है जो इंडिया का ये डाटा इन्होंने दिया है, विच इंक्रीज अब 9.8 बिलियन डॉलर जो है इतना हो गया है, जो कि 690.2 बिलियन रुपीज़ है इन द फॉलोइंग ईयर, नेक्स्ट ईयर में. ठीक है, फॉर द MNCs अदर लीडिंग कंट्रीज़ में ये जो है R&D का डाटा जो है इन इंडिया में जो है वो जो अदर लीडिंग कंट्रीज़ जो हैं उनकी जो कंपनीज़ हैं उसकी R&D को मिला करके ये इंडिया का डाटा लिया गया है. बट द लेटेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टैटिस्टिक्स ये कहता है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा डेवलप किया गया है 2020 में, उसके हिसाब से हैज़ प्रोवाइडेड एन एस्टिमेट 60.9 बिलियन R&D स्पेंडिंग इन 17-18 में 60.9 बिलियन जो रुपीज़ R&D था हमारा. अब देखिए उसके बाद जो है 5 फॉरेन MNCs के द्वारा, जो हमारे यहाँ पे फॉरेन MNCs हैं उनके द्वारा, विच इज़ ओनली अबाउट 10% ऑफ वाट US फर्म्स हैव रिपोर्टेड, जो कि केवल 10% है जो कि US फर्म्स के अगर हम कंपेयर करें तो हैव जो US फर्म्स में जो है ये रिपोर्ट किया है, बताया है, तो हैव स्पेंट इन इंडिया ऑन R&D. ठीक है, केवल 10%. ठीक है,
तो इशूज़ ऑफ द करेंट सिस्टम का ये जो ऐसा है, तो ऐसा इसका इशू क्या है, तो नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, दैट इज़ NSTMIS। तो NSTMIS ने ये कहा है, DST का, है ना, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये जो एजेंसी है, दैट कंप्लाइज GERD स्टैटिस्टिक इन इंडिया। तो ये जो है GERD स्टैटिस्टिक्स को उठाती है। दिस इज़ द ईजियर टू गैदर द इंफॉर्मेशन ऑन R&D बाय द गवर्नमेंट सेक्टर। तो यहाँ से जो है इंफॉर्मेशन जो ली जाती है R&D की, वो गवर्नमेंट सेक्टर के द्वारा ली जाती है। द हायर एजुकेशन सेक्टर एंड द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, और जो भी जो है ज़्यादा है, जो हायर एजुकेशन सेक्टर की जो है और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज की है, उनकी भी। तो द चैलेंज जो है कलेक्टिंग डाटा फ्रॉम द प्राइवेट कॉरपोरेट सेक्टर। तो ये जो है, जो हमारा चैलेंज है कि केवल 10% जो है इंडिया में जो है फॉरेन की जो फर्म्स हैं वो यूज़ करती हैं, और दूसरा जो है केवल 1.8% जो है, जो हम बताया था कि वर्ल्ड के एवरेज का इंडिया में यूज़ होता है R&D में। और जो कि एक्सपेंडिचर अगर R&D का ले लिया जाए, GDP से रेशियो ले लिया जाए, तो 0.7% ही है, जो कि बहुत ही कम है कंपेयर टू द अदर कंट्रीज़। मेजर इकोनॉमीज़ का यहाँ पे मतलब है अदर कंट्रीज़, जो कि जिनकी इकोनॉमीज़ जो है, इंडिया इज़ द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। तो देर आर 4 मेजर इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड आल्सो। तो उसमें रशिया भी आ जाता है, या फिर अदर इकोनॉमीज़ भी आ जाता है, US आ जाता है, चाइना आ जाता है, एंड देर आर अदर कंट्रीज आल्सो। तो ब्रिटिश जो है हमारा पहले 5th नंबर पे था, अभी 6th पे है, तो ब्रिटेन को भी जो कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बताया गया द मेथड यूज्ड फॉर, देर आर 2 की फैक्टर। अब इसके लिए क्या है, 2 की फैक्टर कौन कौन से हैं। R&D एस्टिमेट ग्रॉसली इनएडिक्वेट, मतलब जितनी चाहिए है उतनी नहीं है, अपर्याप्त। जो इनएडिक्वेट ग्रॉस में ये जो R&D है, ये उतना नहीं हो पाता है इंडिया में। तो उसके 2 फैक्टर बताए गए हैं, देर आर 2 फैक्टर्स। तो मेथड यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ R&D, जो मेथड है जो यूज़ होता है R&D में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, परफॉर्मिंग फर्म्स डज नॉट कैप्चर ऑल द R&D परफॉर्मिंग फर्म्स। तो उसमें जो वो है, तो पर जो पूरा जो है कैप्चर नहीं कर रहा है डाटा। ठीक है, एक तो ये बता दिया गया कि जो डाटा है वो कम्प्लीटली कैप्चर नहीं हो पा रहा है। दूसरा, NSTIMS ने रियलाइज़ किया है कि ऑन द डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, DSIR जो है लिस्ट करता है R&D यूनिट्स को, एंड द प्रोवेस डाटाबेस ऑफ द सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी प्राइवेट लिमिटेड। तो ये जो प्रोवेस है डाटाबेस जो है सेंटर का, ये इंडियन इकोनॉमी प्राइवेट लिमिटेड, मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी है, इसका ये डाटाबेस है। तो फॉर दिस पर्पज़, इस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। द DSIR लिस्ट में नॉट हैव मैनी ऑफ द एक्चुअल R&D परफॉर्मर्स फॉर द 2 रीज़न। अब इसमें जो है बहुत ही 2 मैनी जो R&D परफॉर्मर्स हैं वो कैलकुलेट नहीं किए जाते हैं। फर्म्स विच कंसिडर गवर्नमेंट इंसेंटिव्स आर नॉट अट्रैक्टिव इनफ और दैट आर सेंसिटिव अबाउट द शेयरिंग क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन विद द DSIR। तो जो फर्म्स हैं वो R&D में जो लगाती हैं पैसा, तो वो कम लगाती हैं, अगर इन्वेस्टमेंट उसका उनका कम है R&D में। तो वो जो भी गवर्नमेंट की जो फर्म्स हैं, वो कुछ डाटा ऐसा होता है जो उसको सेंसिटिव डाटा होता है, जिसको वो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन को नहीं देती हैं। मे नॉट, तो DSIR मे नॉट बी इंक्लाइन टू रजिस्टर देम सेल्फ। तो वो जो है उसको DSIR जो है रजिस्टर नहीं करता है, DSIR की तरफ, मतलब विद द DSIR से रजिस्टर नहीं होता है। ठीक है, तो सेकेंडली इट मे बी डिफ़िकल्ट फॉर R&D फर्म्स इन सर्विसेज सच एज सॉफ्टवेयर एंड R&D सर्विसेज टू मीट द रिक्वायरमेंट। अब इसमें जो है सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, एंड R&D सर्विसेज जो है, वो जो R&D फर्म्स हैं वो सर्विस सेक्टर में उतना जो है कि उनके द्वारा ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है कि उसको उसकी रिक्वायरमेंट्स को ये फुलफ़िल कर पाएँ। ठीक है, सेपरेट इंफ्रास्ट्रक्चर दे पाएँ R&D के लिए टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम देयर यूजुअल बिजनेस। तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी वो नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर, सेपरेट इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, फॉर द R&D टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम देयर यूजुअल बिजनेस। In fact, many of the R&D performing enterprises in new technology areas may come under the service strategy। अब ये जो R&D है वो बेसिकली वो है सर्विस कैटेगरी में आती है। ठीक है, तो द स्टडी एट द इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज़ इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का जो ये इंस्टीट्यूट फॉर स्टडीज़ इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का की जो स्टडी है, वो 9
298 फर्म्स हैं जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिसीव करती हैं। 2004 से 2016 तक इन्होंने किया है R&D पर्पस के लिए। फाउंड दैट, पाया गया है कि ओनली 11% जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं DSIR से। ठीक है, तो ये डिपार्टमेंट ऑफ DSIR क्या है हमारा, ये है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो ये जो है डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च से ओनली जो है 11% जो हैं वो ही रजिस्टर्ड हैं, ये हमने पाया है, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिसीव करती हैं 2004 से 2016 तक के बीच में, जिन्होंने R&D पर्पस के लिए रिसीव किया है। तो प्रोवेस डाटाबेस जो है ऑन द अदर एंड ये कहता है कि इट कवर्स ओनली 3.5%। अब ये जो है केवल 3.5% ही है ऑफ द करेंटली एक्टिव रजिस्टर्ड इंटरप्राइजेज ऑफ इन इंडिया के। तो क्विक सर्च इन बोथ द DSIR डायरेक्टरीज रजिस्टर्ड R&D यूनिट्स जो है 2021 में, वो प्रोवेस का जो है सोन सम ऑफ द लीडिंग इंटरप्राइजेज इन न्यू टेक्नोलॉजी एरियाज फॉरेन R&D सेंटर्स आर नॉट कवर्ड। तो इसमें जो है न्यू टेक्नोलॉजीज एरियाज़ में जो भी इंडियन इंटरप्राइजेज हैं या फिर कुछ फॉरेन R&D हैं वो कवर नहीं करी गई हैं इस डाटा में, जो ये हमारा DSIR का डाटा है और प्रोवेस का जो डाटा शो करता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जैसे सिक टपल टेक्नोलॉजीज है विच इज़ अ लीडिंग स्टार्टअप इन इंडिया फोकसिंग ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर फोकस करती है, हेल्थ टेक्नोलॉजी पर 19 पेटेंट्स हैं केवल उसके, जो है 19 पेटेंट्स ही हैं 2021 में। ठीक है, अनलिस्टेड इन बोथ डाटाबेसेस, दोनों डाटाबेस में। टू द सर्वे कंडक्टेड बाई NST MIS के द्वारा जो सर्वे कंडक्ट किया गया है, तो वो की सोर्स है हमारा R&D स्टैटिस्टिक्स को लेकर के, जो है इंडिया में जो है वो R&D स्टैटिस्टिक जो प्रोवाइड करता है उसका ये, उसको जो है ये हमारा की सोर्स है, इसी के द्वारा जो है हमको स्टैटिस्टिक मिलती है। तो फॉर दोज फर्म्स विच डू नॉट रेस्पॉन्ड टू द सर्वे, अब ये जो है सर्वे में जो फर्म्स जो हैं नहीं इंक्लूड हो पाती हैं, तो डाटा इज़ कलेक्टेड फ्रॉम सेकेंडरी सोर्स सच एज एनुअल रिपोर्ट। अब ये जो है एनुअल रिपोर्ट से डाटा कलेक्ट किया जाता है और प्रोवेस के द्वारा जो है डाटा कलेक्ट किया जाता है। दिस मेथड विल वर्क ओनली इफ फर्म्स डिस्क्लोज देयर R&D। अब ये जो मेथड है केवल तभी जो है वर्क कर पाता है जब ये जो है R&D को जो है स्पेंडिंग में कितना स्पेंड कर रही हैं ये फर्म्स, तो वो डिस्क्लोज कर पाती हैं। तो ठीक है, तो ये केवल जो है एनुअल रिपोर्ट से ही हमको पता लग पाता है। तो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि अभी जो ये ओवरऑल परसेंटेज है वो कम दिखाया जाता है, कम हो जाता है। द रिव्यू ऑफ द डॉक्यूमेंट सबमिटेड टू द मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स से जो ये है रिव्यू डॉक्यूमेंट्स जो है सबमिट किया जाता है रिव्यू के लिए सम R&D ओरिएंटेड फर्म्स हैं उनके द्वारा, तो ये शो करता है कि दैट देयर आर फर्म्स विच डू नॉट रिपोर्ट एनी स्पेंडिंग इन R&D इन स्पाइट ऑफ देयर डिक्लेरेशन। अब जैसे कुछ ऐसी फर्म्स हैं जो R&D में जो है कि ये डिक्लेरेशन तो दे देती हैं लेकिन जो है उसको जो है रिपोर्ट नहीं कर पाती हैं। ठीक है, R&D को, लेकिन डिक्लेरेशन में ये दे देती हैं कि हाँ हम R&D कर रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हमारा स्पेंड हो रहा है पैसा। तो सजेस्ट दैट दे आर इंगेज इन एक्टिविटीज़ ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। तो इनको सजेस्ट किया गया है कि ये जो है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में एडाप्टेशन और एडॉप्शन में ये जो है इंगेज्ड होती हैं। तो इंटरेस्टिंगली सम ऑफ द फर्म्स विच डू नॉट रिपोर्ट, अब कुछ ऐसी फर्म्स हैं जो रिपोर्ट नहीं करती हैं, जो कि R&D तो में तो स्पेंड करती हैं, जो है अपना जो है इन्वेस्टमेंट करती हैं, लेकिन वो ये जो फर्म है उसको रिपोर्ट नहीं करती हैं। जो डाटा जहाँ से लिया जाता है वहाँ पर वो रिपोर्ट नहीं करती हैं, नहीं बताती हैं कि हमने कितना स्पेंड किया है जो R&D में है। तो डू हैव पेटेंट्स ग्रांटेड इन इंडिया और देयर पर्सनल आर मेंशनड एज इनोवेटर्स इन पेटेंट्स ग्रांटेड बाय द US पेटेंट एंड ट्रेड मार्क ऑफिस है। ठीक है ना, तो ये जो पेटेंट्स ग्रांटेड इन इंडिया जो है, तो उसको स्पेंडिंग ऑन R&D डू हैव पेटेंट्स डू नॉट रिपोर्ट। तो बेसिकली ये जो है ये रिपोर्ट नहीं करती हैं। ठीक है, अब दे मे नॉट फील द कंपल्सन ऑफ डिस्क्लोजिंग एक्यूरेट डाटा टू द इंडियन रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन। अब ये जो है इनको कंपल्सन नहीं है, इनको ये जो है मैंडेटरी नहीं है कि ये जो है अपना एक्चुअल डाटा जो है उसको डिस्क्लोज़ करें, तो ऐसी उनको कंपल्सन नहीं है। तो व्हाट इज़ टू बी डन, अब क्या होना चाहिए इसके लिए।
ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मिंग इंडियाज R&D स्टेटिस्टिक ट्रूली रिफ्लेक्टेड द R&D इकोसिस्टम कॉल्स फॉर शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म मेजर्स। तो इसको शॉर्ट टर्म मेजर्स लेने चाहिए और मीडियम टर्म मेजर्स लेने चाहिए, ये उपाय करने चाहिए, शॉर्ट टर्म उपाय और मीडियम उपाय करने चाहिए कुछ मीडियम टर्म्स के लिए, ताकि जो है R&D में ये जो कंपनीज़ हैं जो अपना स्पेंड करती हैं उसमें, तो वो R&D का जो इंडियाज़ का जो डाटा है R&D का, वो हम जो है एक्यूरेट ले पाएँ, ठीक है, उसमें एक्यूरेट ले पाएँ। तो एंड अच्छा, इन द शॉर्ट टर्म द NSTMIS जो है शुड यूज़ द पेटेंट्स ग्रांटेड डाटा बोथ इन इंडिया एंड US। जो दोनों तरफ जो है, इंडिया और US दोनों में ये जो है कि NSTIMS को यूज़ करना चाहिए। इन एडिशन टू इट्स करेंट मेथड, अभी जो R&D परफॉर्मिंग इंटरप्राइजेज जो हैं आइडेंटिफाई करती हैं, इसके साथ साथ उनको दोनों में ही करना चाहिए। वाइल सर्वेज ये कहता है कि सर्वेज कैन कलेक्ट मच मोर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू इनोवेशन। अब ये जो सर्वेज जो होते हैं उसमें जो है कि ज़्यादा डाटा कलेक्शन करना चाहिए, इन्फॉर्मेशन करनी चाहिए, R&D स्टैटिस्टिक्स को है, ठीक है। तो रिलेटेड टू इनोवेटिव एक्टिविटीज़ है, ठीक है। R&D स्टैटिस्टिक्स शुड नॉट बी कन्फाइंड टू द रेस्पॉन्सेज टू द सर्वे। इंस्टेड इसके अलावा जो है एनुअल R&D एस्टिमेट्स जो हैं, अब इसमें जो है R&D स्टैटिस्टिक जो है वो इस सर्वे में जो है वो अलग से ली जानी चाहिए, इसमें इंक्लूड नहीं होनी चाहिए एक साथ में जो है, ठीक है। तो R&D एस्टिमेट्स कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम मैंडेटरी डिस्क्लोजर। अब ये जो है डिस्क्लोज करना जो है, जैसे फर्म्स डिस्क्लोज नहीं करती हैं उसका जो कितना जो है उसका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, हमारा कैपेक्स है, तो उसमें जो है कितना जो है इन्होंने यूज़ किया है ये R&D में, एक्सपेंडिचर उनका कितना है, तो उसको मैंडेटरी जो डिस्क्लोज़र नहीं होता है तो जिसको मैंडेटरी बनाया जाना चाहिए इंटरप्राइजेस को, दैट रिक्वायर टू मेक द MCA, ठीक है, इन ऑर्डर टू इंश्योर कंप्लाइंस एंड प्रॉपर रिपोर्टिंग। तो प्रॉपर रिपोर्टिंग होनी चाहिए, टेक्नोलॉजीज ऐसी होनी चाहिए ताकि जो है वो ऐसा कर पाएँ, ठीक है। इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म भरने चाहिए उनको प्रॉपरली, ठीक है, वो देखा जाना चाहिए। तो वे आर वेरियस सेक्शन आर इंटरलिंक्ड, जहाँ पे ये वेरियस सेक्शन जो है इंटरलिंक्ड हैं। एडिशनली प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन टू रेगुलेटरी एजेंसीज। अब ये जो है प्रॉपर जो है डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन होना चाहिए, इंक्लूडिंग R&D स्पेंडिंग डाटा शुड बी मेड टू एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस। ESG के लिए ये जो है ये डाटा जो है R&D का, इसको जो है ये एसेंशियल बना देना चाहिए, कंपोनेंट एसेंशियल कंपोनेंट है जो इसका एनवायरमेंट सोशल एंड गवर्नेंस का रैंकिंग फॉर द एंटरप्राइजेस, ठीक है। प्रॉपर डिस्क्लोज़र इसका होना चाहिए, जो कि ऊपर हमने पढ़ा था कि जो प्रॉपर डिस्क्लोज़र जो है वो नहीं करती हैं ये, ठीक है ना। सेफ अक्रॉस बॉर्डर्स, अब ये जो सेफ अक्रॉस बॉर्डर्स है ये बेसिकली सिंगापुर और इंडिया का जो UPI का जो एग्रीमेंट हुआ है, जिसमें सिंगापुर जो है एक कंट्री है जो कि UPI का यूज़ करेगा इंडिया के, और जो ये 21 फरवरी को जो है शक्तिकांत दास और मॉनेटरी अथॉरिटी जो सिंगापुर की है मैनेजिंग डायरेक्टर रवि मेनन जो है, तो इन्होंने जो है UPI और पे नाउ को जो है मोबाइल एप्लीकेशंस को, जिसके द्वारा जो है कोई भी अपना फंड्स जो है वो ट्रांसफ़र कर पाएगा इंडिया से बाहर सिंगापुर में और सिंगापुर से इंडिया में, ठीक है, थ्रू देयर फॉर्म्स, है ना, एप्लीकेशंस ऑन देयर फोन्स, इनके एप्लीकेशंस को डाउनलोड करके अपने फ़ोन में, इंडिया एंड सिंगापुर रेस्पेक्टिवली। तो द ट्रांजेक्शन मार्क द स्टार्ट ऑफ द क्रॉस बॉर्डर लिंक ऑफ द रियल टाइम पर्सन टू पर्सन मनी ट्रांसफर बिटवीन साउथ एशिया लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड लिटरल नेबर अक्रॉस द मलक्का स्टेट। अब जो ये मलक्का स्टेट है इसको हमको देखना है, ये जो मलक्का जल संधि है उसके आसपास में जो है जो भी कंट्रीज़ आती हैं उसको भी ये अलाउ शामिल हो सकती हैं, ठीक है ना। तो वो अब ये मलक्का स्टेट जो है बेसिकली क्या है, ये इंडोनेशिया है, मलेशिया है, ये इसके बीच में है, और वहाँ पर सिंगापुर भी है ऊपर में, तो वहाँ पर ये मलक्का स्टेट है, ठीक है। विच होम ऑफ द साइजेबल इंडियन डिस्पोरा एज वेल एज टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेटरी वर्कर्स जो हैं वो माइग्रेट होते हैं सिंगापुर से कंस्ट्रक्शन, मैराइन शिपयार्ड के लिए, सर्विस सेक्टर के लिए। तो द लिंक नाउ इनेबल्स, अब ये लिंक जो है इनेबल कर दिया गया है
तो सिंगापुर डॉलर को इंडियन रुपीज़ फंड्स में ट्रांसफ़र करने के लिए मेंटेनेंस और रिलेटिव एज द गिफ्ट टू ट्रांसफ़र द मनी सीमलेसली यूजिंग द यूपीआई एट द इंडियन एंड एंड द पे नाउ ऐप एट द सिंगापुर एंड। तो पे नाउ जो है वो सिंगापुर में यूज़ करके जो है और इंडिया में यूपीआई यूज़ करके जो है मनी जो है इट कैन बी ईजिली ट्रांसफ़र थ्रू द आईएमपीएस, ठीक है। तो ये जो है किया जा सकता है। अब इसमें जो है बेसिकली उसी को जो है इसको लिया गया है। और एक बात हमको खास ध्यान रखनी चाहिए कि अगर कोई न्यूज़ अगर छूट जाती है तो उसके लिए हम उसके 1-2 दिन के अंदर में उसका एडिटोरियल अगर पढ़ लेते हैं तो उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन हमको मिल जाती है। जैसे एक तो ये हमारी न्यूज़ की यूपीआई और पे नाउ के बीच में संधि, ठीक है, इंडिया और सिंगापुर के बीच में, तो ये मिला हमको। दूसरा मिला कि ये जो ट्रांजैक्शन जो है क्रॉस बॉर्डर में हो। अब ये मलक्का जल संधि के बारे में अभी हम देखेंगे। साउथ एशियाज़ लार्जेस्ट इकोनॉमी की जो है लार्जेस्ट इकोनॉमी तो मलक्का नेबर अक्रॉस द मलक्का विच इज़ द होम ऑफ द साइजेबल इंडियन डायस्पोरा एज वेल एज 10 of thousands ऑफ माइग्रेंट वर्कर, ये हमने देख लिया। अब उसके बाद में ये कहा जा रहा है कि कितने बैंक्स हैं जिनको ये ऐसा यूपीआई ट्रांसफ़र के लिए जिनको चुना गया है। तो उसके बाद गया टू स्टार्ट विद 6 बैंक्स इन इंडिया। तो वो 6 बैंक कौन से हैं ये भी हमको देखना है, इंक्लूडिंग 3 स्टेट रन, जिसमें से 3 जो हैं वो स्टेट रन हैं, यानी 3 जो हैं राज्य स्तरीय बैंक हैं और 2 प्राइवेट हैं। तो 3 2 5 हो गए और जो एक जो है वो एंड द इंडियन यूनिट ऑफ द, और जो भारतीय यूनिट है डीबीएस बैंक का, सिंगापुर डीबीएस बैंक का, उसको विल बी फैसिलिटेटिंग इन अमाउंट रेमिटेंस टू देयर अकाउंट होल्डर्स। अब इनको जो है ये दिया 1 प्राइवेट लेंडर एंड द 3 पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो है वुड इनेबल देयर इंडियन कस्टमर टू सेंड मनी यूजिंग दिस लिंक। इन सिंगापुर कस्टमर्स ऑफ डीबीएस बैंक एंड नॉन बैंक लेंडर लिक्विड ग्रुप कैन अवेल द ट्रांसफ़र फैसिलिटी। तो सिंगापुर में ये डीबीएस बैंक हो गया, सिंगापुर डीबीएस बैंक हो गया, ठीक है, इंडियन यूनिट हो गई उसकी, 3 स्टेट रन हो गई और 2 प्राइवेट बैंक हो गई, ठीक है, टोटल हो गई 6। तो वो 6 बैंक्स हैं, तो उसको हमको देखना है कि वो 6 बैंक्स कौन सी हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं अभी, ठीक है। तो डेली ट्रांजैक्शन जो है उसकी लिमिट जो है कितनी रखी गई है, 60,000 रुपये रखी गई है, जो कि हो जाता है सिंगापुर डॉलर के 1,000 डॉलर के बराबर। तो सिग्निफिकेंट इनेबल्ड इंडिविजुअल्स टू क्विकली एंड सेफली रिमिट मनी, तो बड़े आसानी से जो है वो मनी जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं लव्ड वंस विदाउट द हैसल और हैविंग टू गो देयर बैंक ब्रांच, मतलब बिना जो है तकलीफ़ के वो जो है बैंक ब्रांच में जाने के, वायर ट्रांसफ़र फैसिलिटीज़ के, वेरी इजीली दे कैन ट्रांसफ़र थ्रू द मोबाइल through the UPI mobile and they can download the app of the UPI and the other end in the Singapore they can download the app that is Pay Now, ठीक है। तो ये फरवरी 21 की न्यूज़ है, तो उसको जो है हम लोग देख सकते हैं। रिसीविंग रिमिटेंस फैमिली मेम्बर्स वर्किंग इन द साउथर्न, तो वो वही है ट्रांसफरिंग मनी रिलेटिव स्टडिंग कोई पढ़ रहा है सिंगापुर में या इंडिया में पढ़ रहा है, सिंगापुर का नागरिक या लिविंग इन सिंगापुर में रह रहा है, ठीक है, वो फैमिली मेम्बर्स जो है उसके वो रिमिटेंस जो है पैसे जो हैं वो इजीली फैमिली मेम्बर जो है वर्किंग इन साउथ ईस्ट एशियन सिटी से स्टेट, तो वो इजीली जो है सिंपलर हो गया है उसके लिए, वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब उसको लेकर के ये अब US डॉलर सिंगापुर विच हैड इस्टेब्लिश लिंक थाईलैंड का जो है सिंगापुर ने स्टार्ट किया था 2021 में, ठीक है। तो यहाँ पे द टाई अप ऑफ द पार्ट ऑफ द वाइडर रीजनल एफर्ट्स टू फैसिलिटेट क्रॉस बॉर्डर रियल टाइम मनी ट्रांसफर मैनर दैट रिड्यूस ऑपरेशंस कॉस्ट। अब दिस इज़ बेसिकली कि क्या क्या हुआ था, तो इंडिया के साथ जो है कौन कौन सी अदर कंट्रीज़ हैं, तो जहाँ पर ये जो इंडिया में बात चल रही है इंडिया से, तो सेंट्रल बैंक ऑफ साउथ ईस्ट एशिया इकोनॉमीज़, ठीक है, लार्जर 5 मेंबर इनिशिएटिंग एमंग द सेंट्रल बैंक्स, तो ये सेंट्रल बैंक ऑफ साउथ एशियन इकोनॉमीज़। दूसरा है मलेशिया इंक्लूडिंग मलेशिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस, दैट एम्स, तो ये मन बना रही हैं, दैट एम्स टू इंटरकनेक्ट देयर डोमेस्टिक डिजिटल पेमेंट सिस्टम। तो ये इंडिया टू कुड बिल्ड द स्प्रिंग बोर्ड इट हैज़ गेंड इन सिंगापुर टू फर्दर क्रॉस बॉर्डर डिजिटल पेमेंट्स लिंकेज एंड एक्सटेंड द पार्टनर्स इन द सिटी स्टेट अदर एसोसिएट साउथ ईस्ट एशिया नेशंस पार्टनर्स। अब ये जो एशियान के मेंबर हैं, तो उसमें जो साउथ ईस्ट जो है एशिया के जो अदर कंट्रीज़ हैं उनके साथ भी इंडिया जो है ऐसा समझौता कर सकता है, तो उसमें जो है इंडिया भी इच्छुक है ऐसा करने के लिए। बेसाइड्स इसके अलावा जो है रीजनल ट्रेड में और टूरिज़्म में भी बढ़ावा आएगा, बूस्ट आएगा, और नेटवर्क जो है
वुड हेल्प इंडिया टू फर्दर फॉर्मलाइज द फ्लो इनबाउंड रेमिटेंस। और ये जो नेटवर्क है, ये इससे जो है इंडिया और जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं उनके बीच में ये इंक्रीज़ होगा। ठीक है, तो ये आर्टिकल हमने देखा। अब इसके बाद में तो सेफ अक्रॉस बॉर्डर्स, तो ये इसको लेकर के ये आर्टिकल का नाम दिया गया है, द हिंदू में ये आर्टिकल आया है। नेक्स्ट आते हैं, ये हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ नीड चेंजेस। तो एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो एक तो एंटी डिफेक्शन लॉ है क्या, तो एंटी डिफेक्शन लॉ जो है इसको लेकर के ये 1985 में बेसिकली इसको जो है एंटी डिफेक्शन लॉ को बोलते हैं हम लोग दल बदल कानून। ठीक है, तो दल बदल कानून जो है 1985 में 10वें शेड्यूल 10th शेड्यूल में है, ये 10वें कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान के 10th शेड्यूल में ये इंक्लूड है। तो 10वीं अनुसूची बेसिकली। तो 52वां संविधान संशोधन जो हुआ था पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया था, तो इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू वर्ड, तो उसमें एक नई वर्ड जोड़ा गया था, पॉलिटिकल पार्टी। भारत के संविधान में 10 पॉलिटिकल पार्टीज गॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो उसको लेकर के जो है फॉलोइंग रिकमेंडेशंस, अब ये जो है मैनी कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट इन 2003 में पार्लियामेंट ने 91st अमेंडमेंट भी किया। तो 2 अमेंडमेंट जो हैं ये हमको याद रखने हैं, एक 52वां और दूसरा 51वां 91st है बेसिकली, और 52nd 91वां। ठीक है, तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो 2 अमेंडमेंट हुए, ये 2 अमेंडमेंट जो थे एंटी डिफेक्शन लॉ को लेकर थे, और एंटी डिफेक्शन लॉ को जो है ये पूरा जो है बनाया गया था 1985 में। और ये दल बदल कानून जो है ये 10वीं अनुसूची में आता है इंडिया के संविधान में। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन भी आ चुका है 10वीं अनुसूची को लेकर के, यूपी पीसीएस में भी आता रहता है, अन्य एग्ज़ाम्स में भी आता रहता है, तो ये जानना ज़रूरी है। तो ये स्ट्रेंथिन क्या करता है, ये डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डिफेक्टर्स। जैसे कोई पर्सन है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए है, एमपी है, तो वो जो मेंबर है वो बड़ी इजीली क्या करता था कि पहले जो है सुबह जो है किसी और दल में शामिल हुआ, शाम को फिर और दल में शामिल हुआ, फिर जो है और रात में पता चला कि वो तीसरे दल में है। तो इसको जो है 1967 में एक गयालाल जो थे, तो उन्होंने क्या किया था, वो कांग्रेस के थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, जो कांग्रेस के गयालाल थे, तो उन्होंने 3 बार पार्टी बदली थी सिंगल डे में। तो गेव द राइट, तो उससे क्या था, आया राम गया राम, ये जो है ये एक स्लोगन जो है ये निकला था। ठीक है, तो अब हम इसके आर्टिकल के बारे में, ये बेसिकली इंटरव्यू है। ये जो महाराष्ट्र का जो इस समय जो सिचुएशन चल रहा है, एक नाथ शिंदे चीफ मिनिस्टर हैं, उनके अलावा और ये जो उद्धव ठाकरे हैं, ठीक है, तो उनके बीच में, और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो है शिवसेना जो है नया नाम दे दिया है नई पार्टी को, और इसको जो है उद्धव ठाकरे जी को उनको अलग कर दिया गया है। ठीक है, तो उसको लेकर, उस सिनेरियो को लेकर के इसका जो है ये बेसिकली एंटी डिफेक्शन लॉ नीड्स चेंजेस। तो क्योंकि ये अभी भी इतना प्रभावी नहीं है ये एंटी डिफेक्शन लॉ कि इस चीज़ को जो है रोक सके कि एक व्यक्ति जो है सुबह किसी और पार्टी में शामिल होता है, शाम को किसी और में, और अगर कुछ व्यक्ति मिल कर के कोई जो है स्थिति ऐसी बना लेते हैं कि उनका जो है एक पार्टी का नाम वो दे देते हैं, तो ये भी एक स्थिति है कि तो उनको जो है किस तरीके से दल बदल वाले श्रेणी में रख करके, दल बदलू वाली श्रेणी में रख के उनका जो है मेंबरशिप जो है उसको खारिज किया जा सके। तो फरवरी 17 को जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने है, तो अलॉटेड द नेम शिवसेना एंड द पार्टीज बो एंड एरो। सिंबल जो है पार्टी का बो एंड एरो मतलब जो धनुष बाण है, वो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे को दे दिया है। एकनाथ शिंदे वाला जो धड़ है शिवसेना का, उसको दे दिया है। तो एफर्ट्स रिकॉग्नाइजिंग द ओरिजिनल पार्टी फाउंडर जो है बाला साहब ठाकरे ने ओरिजिनल पार्टी फाउंडर थे, तो वो जो है उसको अफेक्ट कर रहा है। ठीक है,
कि द पॉलिटिकल क्राइसिस इन महाराष्ट्र बिगेन लास्ट ईयर आफ्टर द ग्रुप ऑफ 40। अब जो है ये लास्ट ईयर स्टार्ट हुआ था कि 55 में से 40 एमएलए जो थे वो महाविकास अघाड़ी का जो अलायंस था, ठीक है, उसकी तरफ हो गए थे। डिवीज़न ऑफ द पार्टी उसने बना ली थी, तो इसमें महाविकास अघाड़ी जो है के नाम से। तो विच कॉज द डिवीज़न ऑफ द पार्टी बोथ ऑफ द उद्धव ठाकरे एंड शिंदे साइड्स स्टेक क्लेम टू द पार्टी। अब दोनों जो धड़ थे, जो इनके पास जो धड़ था उद्धव ठाकरे के पास शिवसेना का, और दूसरा जो अंग था जैसे ये क्या नाम मिस्टर शिंदे के पास, ठीक है, तो एक नाथ शिंदे के पास। तो ये जो है दोनों जो है पार्टी का चुनाव चिन्ह और रियल शिवसेना कौन सी पार्टी है उसको लेकर के जो क्लेम कर रहे थे इलेक्शन कमीशन के सामने। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि बेस्ड ऑन द डिसीजन और टेस्ट ऑफ मेजॉरिटी जो शो कर देगा उसको जो है हम ये दे देंगे। तो इट सेट द ग्रुप ऑफ एमएलए सपोर्टिंग जो शिंदे ग्रुप का जो था उसने मेजॉरिटी शो करी और 76% ऑफ वोट्स जो थे वो जीत लिए, जो कि 55 जो है शिवसेना कैंडिडेट्स थे 2019 में जीते। तो महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन वाइल तो उद्धव ठाकरे फ्रैक्शन ने केवल जो है 23.5%, तो जो 55 तो ओवरऑल शिवसेना के थे उसमें 76% जो थे वो चले गए शिंदे जी की तरफ और बचे हुए 23.5% चले गए उद्धव ठाकरे जी की तरफ। तो अब जो है ये क्राइसिस हो गया और उसमें जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वो जो है चुनाव चिन्ह जो है शिवसेना का और शिवसेना का नाम जो है वो ये जो शिंदे जी का जो धड़ था उसको दे दिया, ठीक है। तो उसको लेकर के जो है ये सोनम सहगल जो हैं ये एंटी डिफेक्शन लॉ को लेकर के या पॉलिटिकल डिफेक्शंस को लेकर के ये कन्वर्सेशन कर रही हैं पीडीटी आचार्य से। अब ये पीडीटी आचार्य साहब जो हैं इसको जो है बता रहे हैं कि पीडीटी आचार्य साहब ने ये जो है कहा है कि किस तरीके से जो है ऐसा हुआ और ऐसा ये जो फॉर्मल सेक्रेटरी हैं ये जनरल लोकसभा के, ठीक है, तो इन्होंने जो है इंटरव्यू किया है रुचि गुप्ता के साथ में जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं फ्यूचर इंडिया फाउंडेशन की। तो ये एक इंटरव्यू हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। तो इसमें क्या है 10th शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का एंटी डिफेक्शन लॉ है जो 1985 में बना था। तो उसकी बनने की क्या कारण, क्या मतलब आवश्यकता थी, तो वो जो है जो मैंने अभी आपको बताया, तो इन्होंने ये आया राम गया राम को लेकर के ये बताया है कि एक ये जो सिनेरियो है ये वाला कि गया लाल थे जो कांग्रेस के थे, ठीक है ना, तो उन्होंने सुबह जो है कोई और पार्टी ज्वाइन करी, शाम को जो है कुछ और पता चलता है कि रात होते होते उन्होंने तीसरी नई पार्टी ज्वाइन कर ली, ठीक है। तो इसको लेकर के ये जो है उन्होंने ऐसा कहा, ठीक है। अब उसके बाद रुचि गुप्ता जो है व्हाट आर द लॉज ट्राइज टू डू सो, ठीक है, स्टेबलाइज पार्टी सिस्टम भी कंसोलिडेटिंग कंट्रोल ऑफ द पार्टी लीडरशिप इंस्टेड ऑफ थ्रू आइडियोलॉजिकल कोहेसन ऑफ द। अब ये जो बोल रही है कि क्या जो है पार्टी का क्या सिस्टम होना चाहिए, क्या आप समझते हैं कि लॉ इज़ फेयरिंग टुडे, तो वह है लॉ जो है आगे नहीं बढ़ पा रहा है, ठीक है। तो पीडीटी साहब बोलते हैं इफ़ यू लुक टू द स्कीम ऑफ द एंटी डिफेक्शन लॉ, तो एंटी डिफेक्शन लॉ को देखें तो यू विल फाइंड डेट, आप पाएंगे कि द प्रिंसिपल एम जो उसका जो सिद्धांत मूल सिद्धांत था वो कर्ब डिफेक्शन इसको मतलब उसको रोकना था, ठीक है ना, नियंत्रण रखना था बेसिकली, या रोकना था उसको, डिफेक्शन को दल बदल को रोकना था। इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स वाज दैट इट वाज सीकिंग टू स्टेबलाइज द पार्टी सिस्टम। तो ये जो है पार्टी सिस्टम कैसे स्टेबलाइज हो, कैसे वो जो है स्थिर रह सके, उसको जो है जो उद्देश्य था उसका, बिकॉज ऑफ डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पार्टीज आर द प्रिंसिपल स्टेक होल्डर। अब जब डेमोक्रेसी में हैं, लोकतंत्र में जो है ये प्रिंसिपल स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है, ये इलेक्शंस लड़ती हैं, तो द लेजिस्लेचर्स ऑफ आर द मेंबर ऑफ द, और जो लेजिस्लेचर्स होते हैं जो है ना वो पार्टी के पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेंबर होते हैं। तो
stability of the political system because of the imperative. The kinds of defections is used to take place in the passing this law are not taking place now. अब ये जो है इसका जो ओवरऑल जो मतलब था इस लॉ का बनाने का वो यही था कि किसी भी तरीके से लोगों का दल बदल होना रुके। तो जैसा ये महाराष्ट्र में हुआ उसको लेकर के ये जो है ये पूरा जो है इंटरव्यू रखा गया पीटी आचार्य साहब का। तो इसमें जो है यही उन्होंने बताया है कि किस तरीके से ये अब डिस्टर्बिंग ट्रेंड हो गया है। और ठीक है, और ये डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ ग्राउंड ऑन द डिफेक्शन इज पर्टिकुलर वे बिकॉज देयर इज़ नो अथॉरिटेटिव डिक्लेरेशन ऑफ द लॉ। अब इसमें कोई अथॉरिटेटिव डिक्लेरेशन ऑफ द लॉ नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ऑन द एक्सेप्ट एप्लीकेशन ऑफ इट। ठीक है, अब उसके बाद में कर्नाटका की जो है MLAs लेफ्ट डिस्टर्बिंग ट्रेंड इन कर्नाटका, सम MLAs लेफ्ट द कांग्रेस JDS। अब जो कांग्रेस JDS का जो पार्ट थे वो जो है कुछ MLA जो थे उसको जो है वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। JDS बेसिकली जो है येदियुरप्पा की तो बीजेपी पार्टी है। JDS बेसिकली जो है जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हुए हैं देवगौड़ा जी, उनकी पार्टी है। तो अब वो जो है बीजेपी ज्वाइन करके वो गवर्नमेंट बना लेते हैं। ठीक उसी तरह से महाराष्ट्र में MVA गवर्नमेंट वाज टॉपल्ड एज मैनी एज इलेक्टेड MLA लेफ्ट द अलायंस। ठीक है ना, तो जो अलायंस जो है मेनली उसको छोड़ करके जो है दूसरी जगह चले जाते हैं। तो वही सिनेरियो जो है उसको जो है इस पूरे इंटरव्यू में लिया गया है। और ओवरऑल जो है इस इंटरव्यू का यही है कि किस तरीके से इस लॉ को और भी अच्छा मजबूत किया है। अब यहाँ पे जो है ये इम्पोर्टेंट लास्ट पॉइंट है कि डू यू थिंक दैट द लॉ इज़ इन करेंट फॉर्म इज़ बीइंग मिसयूज्ड। क्या आप ये समझते हैं कि इस समय जो लॉ है ये एंटी डिफेक्शन लॉ है ये मिसयूज हो रहा है? इफ़ यस, यदि हाँ, तो वुड यू सजेस्ट एनी चेंज ऑन इट? क्या आप सजेस्ट करेंगे कोई इसमें परिवर्तन? तो इट इज़ बीइंग मिस इंटरप्रेटेड। अब ये PDT आचार्य साहब बोल रहे हैं कि इट इज़ बीइंग मिस इंटरप्रेटेड द एज इज सीन इन महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में जो हुआ उसको मिस इंटरप्रेट किया गया है बिकॉज देयर इज़ नो अथॉरिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ। इसका कोई अथॉरिटेटिव इंटरप्रिटेशन नहीं है। एक बार सुप्रीम कोर्ट जो है लेज डाउन द लॉ, सुप्रीम कोर्ट ऑन द वंस द सुप्रीम कोर्ट लेज डाउन द लॉ एंड सेज द मर्जर हैज़ टेक्स प्लेस बिटवीन टू पार्टीज एंड आफ्टर दैट 2/3 ऑफ द मेंबर इफ़ दे एग्री विद द मर्जर। अब ये मर्जर जैसे दो पार्टी जो है मर्ज हो जाती हैं, उसके बाद 2/3 ऑफ द मेंबर जो हैं इफ़ दे एग्री विद द मर्जर, और वो जो है मेंबर एग्री हो जाते हैं मर्जर के बाद। जैसे दो पार्टी टूट करके दो पार्टियों से मेंबर्स निकले और उन्होंने जो है एक नई पार्टी का गठन किया और उसके 2/3 मेंबर जो हैं मर्जर के बाद जो है उसको जो है एग्री हो जाते हैं उस नई पार्टी में, तो दे आर सेफ, वो जो है सेफ हैं। और एंड इफ़ नॉट, अगर वो नहीं होते हैं तो दे आर नॉट सेफ हैं। मस्ट बी मेड क्लियर ये इन द 10th शेड्यूल करेंटली। अब ये जो 10वीं शेड्यूल में जो है करेंटली देयर इज़ नो टाइमलाइन फिक्स्ड फॉर द स्पीकर टू डिटरमाइन द इशू एंड द पर्पस ऑफ द एंटी डिफेक्शन लॉ इज डिफीटेड। अब ये कोई टाइमलाइन नहीं है उसका कि वो कितनी, उसकी कोई समयबंध नहीं है कि वो किस समय तक जो है वो ऐसा जो है फिक्स रहेगा। तो वो लेकर के जो है उसको जो टाइमलाइन होना चाहिए। आई थिंक द लॉ नीड्स टू बी स्क्रैप्ड। अब यहाँ पे RG जो हैं वो बोल रही हैं कि नहीं ये लॉ जो है स्क्रैप हो जाना चाहिए। इट इज़ नॉट एबल टू क्योंकि इसने जो है डिफेक्शंस को रोकने के, दल बदल को रोकने के लिए कोई भी ज़्यादा एक स्टॉप डिफेक्शंस को रोकने के लिए कोई भी काम जो है ज़्यादा नहीं इम्प्लीमेंट नहीं किया हो पाया है, स्क्रैप हो जाना चाहिए। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव आर स्मार्ट, और जो पॉलिटिकल जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो लोग हैं राजनेता, वो स्मार्ट हैं। दे विल वर्क देयर वे अराउंड लूप होल्स, और वो वही काम करते हैं जहाँ पर लूप होल्स हो। टॉकिंग अबाउट द पार्टी स्टेबिलिटी, आई थिंक दैट द स्कोप ऑफ द स्टैचू टू बी लिमिटेड ओनली टू नो कॉन्फिडेंस मोशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो नो कॉन्फिडेंस मोशन पर ही जो है बेसिकली सारा दारोमदार होना चाहिए। इफ़ देयर इज़ अ फ्रीडम ऑफ स्पीच फॉर लेजिस्लेचर देयर आल्सो मस्ट विद द फ्रीडम ऑफ एक्शन। तो जहाँ पे ये फ्रीडम ऑफ स्पीच हो सकती है उनके लिए, तो फ्रीडम ऑफ एक्शन भी होना चाहिए। तो ये एक तरह से इसी सिनेरियो को लेकर के, महाराष्ट्र के सिनेरियो को लेकर के, और जो पुराने जो है घटनाएं जो होती आ रही हैं उसको लेकर के जो है ये पूरी की पूरी जो है इंटरव्यू जो है ये कंडक्ट किया गया था।
तो इसका बेसिकली पर्पज़ जो है इसको कंसीडर करने का मेरा यही था कि समझें थोड़ा सा कि एंटी डिफेक्शन लॉ है क्या, ठीक है, बेसिकली ये कब बना, कब क्या क्या अमेंडमेंट्स इसमें हुए, किस शेड्यूल में आता है कॉन्स्टिट्यूशंस के, और इसका जो है बेसिकली क्या मतलब है, ठीक है। तो दल बदल को लेकर के अनुसूची 10वीं में आता है, 52वां और 91वां 52nd एंड 91st अमेंडमेंट एक्ट किए गए, 1985 में ये इनेक्ट हुआ, बना, ठीक है। और उसको लेकर एक नया शब्द जो है पॉलिटिकल पार्टी जोड़ा गया भारतीय संविधान में, ठीक है। इसको लेकर 2003 में जो है 91st बना था, ठीक है। तो और उसको लेकर 1967 में जो है ये गयालाल वाला जो किस्सा आया था, ठीक है। ये क्या है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द डिफेक्टर्स को रहा था, और बैन करना भी था कि ऐसे लोगों को बैन किया जाए, ठीक है, जो है मिनिस्टर जो है बना दिया जाता है कुछ समय के लिए। तो ये बेसिकली उसको लेकर के था कि हो सकता है एग्ज़ाम में इसको लेकर के प्री और मेंस को लेकर के दोनों में पूछा जाए कोई ना कोई क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट हम, ये बेसिकली एक आर्टिकल और है, ये जो है ये हमारा पास्ट एंड प्रेजेंट ऑफ रसिया वार को लेकर के है कि रसिया वार जो यूक्रेन के साथ हो रहा है, जो युद्ध हो रहा है, तो यूक्रेन पर जो आक्रमण किया रसिया ने उसके 1 साल अभी हाल ही में पूरे हो गए, और जिसको लेकर के जो न्यू स्टार्ट जो ट्रीटी थी जो उसको भी रसिया ने तोड़ दिया है, और ये बताया है कि यूएस जो है वो यूक्रेन के साथ मिलकर के, नाटो के साथ मिलकर के, यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर के मेरे खिलाफ़ में जो है रशिया ने कहा है कि व्लादिमीर पुतिन ने कहा है मेरे खिलाफ़ जो साजिश चल रहे हैं, तो उसको लेकर के भी है। और यहाँ पर जो है बेसिकली ये मैप के थ्रू इसको समझाया गया है, तो न्यूक्लियर इन्वेजन, ठीक है, डेट 362, तो इसको लेकर के समझाया गया है। तो ये जो है बेसिकली अभी ये खबर चल रही है, तो ये क्या क्या हुआ अभी तक ये पूरा सिनेरियो है। तो जिसको ये मतलब बेसिकली 362 डेज़ का लेकर के 20 फरवरी 2023 को जो है इसका जो है तो रशियन कंट्रोल जो था इसमें बेसिकली इसको मैप को ही हम समझा देते हैं कि रशियन कंट्रोल जो था 24 फरवरी 2022 में जो था यहाँ पर था, ये रेड कलर जो हैं, ठीक है, यूक्रेन का। उसके बाद में रशियन कंट्रोल और बढ़ता है, फिर धीरे धीरे क्या होता है एडवांस सिटीज़ कंट्रोल में आती हैं। ये जो सिटीज़ हैं, ये जो सवाटोव, बकमुक्त और ये सब जो है सिटीज़ जो है उसके कंट्रोल में आती हैं रशिया के। उसके बाद रिक्लेमिंग बाय यूक्रेन, अब इन सिटीज़ पर जो है यहाँ पर जो है यूक्रेन के द्वारा रिक्लेम किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में हैवी फाइटिंग होती है इस समय जो है ब्लैक सी। अब इसमें जो है इम्पोर्टेंट ये है कि ब्लैक सी के आसपास कौन सी कंट्रीज़ हैं ये जानना ज़रूरी है, ठीक है। और दूसरा ये जानना ज़रूरी है कि यूक्रेन के आसपास कौन सी कंट्रीज़ हैं, रशिया जो है उसके आसपास कौन सी कंट्रीज़ हैं। तो यूक्रेन जो है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको समझना चाहिए, तो ये जानना ज़रूरी है, ठीक है। बाकी ये जो है पूरा का पूरा दे रखा है इसमें कि किस तरीके से ये वार जो है प्रेजेंट स्टार्ट हुआ और किस तरीके से जो है अभी तक ये चल रहा है। और इसको लेकर के एक न्यूज़ जो है और भी डेवलप हुई है, वो ये हुई है कि हाल ही में ये जो हमारी G20 की बैठक है उसमें 9 गेस्ट कंट्रीज़ जो हैं उनका अपना अपना प्लान है समिट को लेकर के, ठीक है। तो ये क्या है कि बेसिकली रशिया और यूक्रेन के बीच में वार चल रहा है, वो एक बड़ी चीज़ है। तो उसको लेकर के इंडिया प्रेसिडेंसी में 9 कंट्रीज़ जो हैं बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और यूएई हैव बीन इनवाइटेड टू बी द गेस्ट कंट्रीज़। तो ये जो है 9 गेस्ट कंट्रीज़ हैं, ठीक है ना, इनको G20 की बैठक में इनवाइट किया गया है। तो इसमें से ये जान लीजिएगा जैसे इजिप्ट जो है, मॉरिशस है, ठीक है, बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश और मॉरिशस में बांग्लादेश एक ही कंट्री, जैसे ये मान लीजिए हमारी इंडिया का बॉर्डर जो है बांग्लादेश के साथ लगता है, सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट सबसे लंबा बॉर्डर जो है इंडिया का बांग्लादेश के साथ सबसे लंबा है, ठीक है। और एक राज्य जो है त्रिपुरा जो है वो पूरी तरफ से घिरा पड़ा है, ठीक है, बांग्लादेश की तरफ से, ठीक है। तो नीदरलैंड हुआ, नाइजीरिया हुआ, सिंगापुर हुआ, स्पेन हुआ और यूएई हुआ, ये सब जो हैं ये 9 कंट्रीज़ जो हैं ये
एक तरह से गेस्ट कंट्रीज़ हैं। तो व्हेन द G20 इज स्ट्रगलिंग टू स्ट्राइक बैलेंस बिटवीन द एजेंडा द वेस्टर्न कंट्रीज एंड द ग्लोबल साउथ, इसको लेकर के जो है ग्लोबल साउथ और वेस्टर्न कंट्रीज़ के बीच में जो है ये एजेंडा जो है रहेगा। तो इन्वाइटीज़ कंट्रीज जो हैं लाइक एनी अदर पार्टिसिपेंट्स, G20 के जो है पार्टिसिपेंट्स हैं उसी की तरह जो है ये होती हैं। वी आर नॉट क्रिएट प्री कंडीशंस फॉर द कंट्रीज, अब इनको लेकर के हम प्री कंडीशंस जो है नहीं जनरेट कर सकते। डोंट ब्रिंग दिस और दैट, ठीक है। बट G20 हैज़ सर्टेन एजेंडा, G20 का एक सर्टेन एजेंडा है। G20 हैज़ द कंटिन्यूटी एज द समिट प्रेजेंट्स एज द कंटिन्यूस प्रोसेस दैट हैज़ रन थ्रू मैनी प्रेसिडेंसीज, और उसको लेकर के ये जो है इसमें पूरा का पूरा जो है आप लोग देखेंगे नीचे तक आते आते यूक्रेन क्राइसिस आ जाता है, ठीक है। ग्रुप ये जो है डिवीज़न एमंग द ग्रुप है, तो इसको यूक्रेन क्राइसिस को लेकर के है। फिर ये बात आती है वेस्टर्न ब्लॉक्स, G20 जो US है, UK के द्वारा जो है लेड किया जा रहा है वेस्टर्न ब्लॉक्स, ठीक है। कंसर्निंग रसिया जो है, रसिया द अदर साइड में रसिया है, ठीक है। तो डिटरमाइंड नॉट टू अलाउ द इवेंट टू बिकम द एंटी रशियन मीटिंग, तो इसको रशिया जो एंटी रशियन मीटिंग जो है वो भी जो है कि इसको करार दे सकता है, ठीक है। तो ये उसके बाद ये जो $10 बिलियन का जो यूक्रेन का इकोनॉमिक सपोर्ट है, ठीक है, US के द्वारा, तो उसको भी लेकर के है। तो ये बेसिकली जो G20 की मीटिंग है ये, इसमें जो है 9 जो गेस्ट कंट्रीज़ हैं उनका एक अपना अलग प्लान है। मतलब ये पश्चिमी जो देश हैं या जो EU के जो देश हैं या फिर US है या UK है, तो उनसे अलग ये जो है डेवलपमेंट को लेकर के 9 गेस्ट कंट्रीज़ जो हैं उसको फोकस्ड हैं, जो G20 की बैठक होने जा रही है भारत में, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट है आर्टिकल हमारा, वो छोटे छोटे कुछ आर्टिकल्स हैं उसको हम देख लेते हैं, न्यूज़ हैं। वो है अरमाने जो हैं वो एक्सटेंशन उनका हो गया है। अरमाने साहब का ये जो हैं डिफेंस सेक्रेटरी थे, तो इनका नाम था गिरधर अरमाने, इनका नाम है। वाज ऑन थर्सडे गिविंग द एक्सटेंशन इन द सर्विस, ठीक है। अक्टूबर 2024 तक इनको जो है एक्सटेंशन मिल गया है, ठीक, पर्सनल मिनिस्ट्री से। अब ये जो हैं डिफेंस सेक्रेटरी हैं, ठीक है, गिरधर अरमाने, ठीक है। तो ये डिफेंस सेक्रेटरी बने रहेंगे। 1988 बैच के IAS ऑफिसर हैं, आंध्र प्रदेश कैडर के हैं। तो डिफेंस सेक्रेटरी 1 नवंबर को जो है 2022 को इन्होंने चार्ज लिया था। तो जून में जो है ही वाज ड्यू टू रिटायर इन जून, अब ये रिटायर जून में होने वाले थे। आफ्टर सुपर एनुएशन एट द एज ऑफ 60 जो है इनको पाने के लिए, और इनकी एज होने वाली थी। तो अपॉइंटमेंट्स कमीशन जो कैबिनेट की है उसने अप्रूव कर दिया इनका एक्सटेंशन सर्विस 31/10/2024 तक। तो कौन बने हैं अभी या डिफेंस सेक्रेटरी कौन है? गिरधर अरमाने, ठीक है। तो पहला तो ये न्यूज़ आप लोग देखिए, और दूसरा जो है मेजर न्यूज़ है उसी में ये हम लोग के लिए फ़ख्र की बात है कि बाइडन ने जो है बंगा जी को वर्ल्ड बैंक का जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव बना दिया है डेविड मालपास की जगह, ठीक है। करंट चीफ जो है वर्ल्ड बैंक के वो डेविड मालपास हैं, तो डेविड मालपास की जगह जो है अजय बंगा जी का नाम आ रहा है, जो कि फॉर्मर मास्टर कार्ड चीफ एग्जीक्यूटिव रह चुके हैं, ठीक है। वाशिंगटन जो है US ने जो है ऐसा किया है, जॉय बाइडन ने, ठीक है। तो डेवलपमेंट लेंडर है जस्ट स्टार्टेड एक्सेप्टिंग कैंडिडेट्स नॉमिनेशन इन प्रोसेस सेट टू रन अंटिल 29 मार्च तक जो है ये चलेगा। और विद द बैंक सेइंग वुमेन कैंडिडेट्स वुड बी स्ट्रांगली इनकरेज्ड। इसमें मिस्टर बंगा 63 साल के हैं, इज़ करेंटली सर्विंग एज वाइस चेयरमैन एट इक्विटी फर्म जनरल अटलांटिक के इक्विटी फर्म है, ठीक है। तो बंगा जो है ये लीड कर रहे हैं, ठीक है। अजय बंगा जी को ये बाइडेन ने नाम जो है घोषित किया है। अब आते हैं नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो है फुटबॉल कमेंटेटर जॉन मॉस्टन जो है इनका निधन हो गया है। फुटबॉल कमेंटेटर थे ये, BBC फुटबॉल कमेंटेटर थे, ठीक है।
तो इनका निधन हो गया है। ये जॉन मार्स्टन जो हैं, तो वेल नोन वॉइस थी इनकी, ब्रिटिश स्पोर्ट्स की तरफ से ये जाने थे। ठीक है, 50 साल इन्होंने अपने दिए, और जो कि अब 77 के हो गए थे और एक्सपायर्ड हो गए हैं, इनकी मृत्यु हो गई, जो अब नहीं रहे। ठीक है, तो बीबीसी अनाउंस द डेथ ऑफ द मॉस्टर ऑन थर्सडे को जो है ये मॉटसन की डेथ जो है अनाउंस किया बीबीसी ने, विदाउट गिविंग एनी डिटेल्स, फॉन्डली नोन एज, इनको जो है प्यार से जो है मोट्टी कहा जाता था, मॉटसन, कॉल्ड गेम्स फॉर ब्रिटेन्स नेशनल ब्रॉडकास्टर। 1968 से 2018 तक के ये ब्रिटेन नेशनल ब्रॉडकास्टर रहे। इन्होंने 10 वर्ल्ड कप को कवर किया, 10 यूरोपियन चैंपियन को कवर किया और 29 एफए कप को के फाइनल कप्स को कवर किया। ही रिकमेंडेड द 2500 टेलीविज़न गेम्स जो है इनको इन्होंने कमेंटेड किए। ठीक है, कमेंट्री करी। तो ये फुटबॉल कमेंटेटर जॉन मॉटसन जो है नहीं रहे। तो ये एक और न्यूज़ थी। तो इसके अलावा जो है अभी एक अफ़गानिस्तान तालिबान को लेके ये लास्ट आर्टिकल मैंने और ये इसको लिया है, कवर किया है, कि अफ़गानिस्तान का जो तालिबान जो है, तो वहाँ की गवर्नमेंट है, उन्होंने बॉर्डर्स जो है खोल दिया है पाकिस्तान के साथ, अपना ट्रेड रूट जो है वो खोल दिया है। मतलब वो पाकिस्तान के साथ जो है अपना ट्रेड को जो है डेवलप करना चाहते हैं। तो वो जो है अफगानिस्तान तालिबान रूल्ड रीओपन द की बॉर्डर क्रॉसिंग द पाकिस्तान ऑन थर्सडे अलाउिंग थाउजेंड्स ऑफ ट्रक, उन्होंने हज़ारों ट्रक जो है कैरिंग डिस्परेटली नीडेड फूड या अदर आइटम जो है वो सभी जो है एक तरफ अफगानिस्तान टू पाकिस्तान जो है ये मूवमेंट हुआ है। तो फॉरवर्ड फ्रॉम द फर्स्ट टाइम इन डेज। ठीक है, तालिबान अपॉइंटेड ऑफिशियल्स इन अफगानिस्तान ननगरहार प्रोविंस, तो अफ़गानिस्तान के तालिबान ने अपॉइंट किया है ननगरहार में प्रोविंस में, कंफर्म द रीओपनिंग ऑफ द तोरकाम बॉर्डर। अब ये तोरकाम बॉर्डर के बारे में जो है इसको जो है जान लेते हैं। तो हमने अभी इसको जानना है, हमको अभी हम जानते हैं इसको। अफ़गान एम्बेसी जो है इन पाकिस्तान आल्सो पोस्टेड न्यूज़ टू रीओपनिंग ऑन ट्विटर, और इसको रीओपनिंग को जो है ट्विटर में न्यूज़ भी दी है। द डेवलपमेंट कम्स डेज आफ्टर पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर जो है ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, ये ख्वाजा मोहम्मद हफीज़ जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, मेड अ विज़िट टू काबुल, उन्होंने हाल ही में काबुल की विज़िट की थी। वेयर ही मेड विद सीनियर तालिबान ऑफिसर, जो था उनसे ऑफिसर से उन्हें मिले थे। तो तालिबान ने अपॉइंटेड डिप्टी प्राइम मिनिस्टर फॉर द इकोनॉमिक अफेयर्स। ठीक है, जो तालिबान के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो है अपॉइंटेड डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, उससे भी इन्होंने मुलाकात करी थी इन्होंने, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने। और अब ये जो है ये बॉर्डर जो है ये खोल दिया गया है व्यापार के लिए। ठीक है ना, ट्रेड रूट जो था हमारा, और ये ट्रेड रूट कहाँ पे था, क्रॉसिंग द पाकिस्तान थर्सडे थाउजेंड्स ऑफ ट्रक्स तालिबानी ने ये ठीक है, तो ये ननगर प्रोविंस था। ठीक है, रीओपनिंग द तोरखाम बॉर्डर, तो तोरखाम बॉर्डर भी हम देख लेते हैं कहाँ पे है। तो एक एक चीज़ हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमको देखना है कि मलक्का जल संधि। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है मलक्का स्ट्रेट को देखते हैं मैप पर। तो कोई भी मैप ले लेते हैं, चलिए यही ले लेते हैं। तो इसमें जो है ये मलक्का संधि जो है ये मलेशिया और सिंगापुर के बीच में है। ठीक है, मलेशिया सिंगापुर और ये जैसा कि मैंने बताया था इंडोनेशिया। तो ये आप लोग देख सकते हैं, इसको हम ब्रिटानिका
एक्चुअली ठीक है, तो हमने ये देखा है कि मलक्का ये जो है हमारा, एक तरफ ये इंडोनेशिया है, दूसरी तरफ ये मलेशिया है, और बीच में ये मलक्का जल संधि है, और यहीं पे पास में जो ये देखिए मलेशिया के नीचे ये सिंगापुर है। ठीक है, इस मैप को आप जो है बेटर तरीके से देख सकते हैं। ये देखिए, तो ये मैंने बताया अभी, ये देखिए ये इंडोनेशिया है नीचे, ठीक है, देखते हैं। ये देखिए ये इंडोनेशिया है नीचे, ये हमारा, यहाँ पर ये हमारा मलेशिया है, ये मलक्का जल संधि है, ये स्टेट्स ऑफ मलक्का है। ठीक है, सिंगापुर ये देखिए हमारा सिंगापुर ये है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में ये मलक्का जल संधि है। तो इसके साथ लगने वाले जितने भी कंट्रीज़ हैं, सिंगापुर है, मलेशिया है, इंडोनेशिया, तो और भी कंट्रीज़ के साथ में ऊपर यहाँ पर ये फिलीपींस आ जाता है। ठीक है, और इंडोनेशिया के सबसे पास में जो है अंडमान निकोबार में साउथ निकोबार, दक्षिणी निकोबार हमारा आता है, याद रखिएगा। और निकोबार और अंडमान के बीच में 10 डिग्री चैनल है। उसी तरह से जो है ये इंडोनेशिया और का जो ऊपर वाला जो भाग है ये सुमात्रा है, ये सुमात्रा द्वीप है। और थोड़ा आगे जाएंगे तो बोर्नियो द्वीप आएगा जो सबसे बड़ा द्वीप है। उसके बाद में यहाँ पर एशिया का, और जो सब उसके बाद में जो है जावा आता है, फिर सुलावेसी आता है। तो जैसे हम ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे तो उसको हम बहुत ही क्लीन तरीके से, अच्छे तरीके से उसको बताएंगे। ठीक है, अब जो है सेकंड पॉइंट जो है हमारा, जिस पर हम बात करते हैं, वो है ये तुर्खाम बॉर्डर। ठीक है, तो तुर्खाम बॉर्डर देख लेते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से ये तुर्काम बॉर्डर ये बना हुआ है, ये इसकी फ़ोटो है तुर्काम बॉर्डर की, क्रॉसिंग बिटवीन अफ़गानिस्तान पाकिस्तान। ठीक है, ये तुर्काम बॉर्डर है, तो एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान है। तो यहाँ से देखिए जलालाबाद जो 76 किलोमीटर, काबुल जो है ये 224 किलोमीटर, और कंधार जो है 684 किलोमीटर बता रहा है। तो काबुल मात्र जो है 224 किलोमीटर है तुर्खाम बॉर्डर से। ठीक है, और यही बॉर्डर जो है ये देखिए ट्रेड्स के लिए खोल दिया गया है। तो अभी हाल ही में जो है ये न्यूज़ आई है, तो ये तमाम न्यूज़ें जो हैं, ये पाकिस्तान अफ़गानिस्तान बॉर्डर क्रॉसिंग सेट आफ्टर ब्रीफ री ओपनिंग। ठीक है, ये ठीक है, ये देखिए ये इस तरीके से ये ट्रक जो है यहाँ से मूव हुए हैं। ठीक है, ये ट्रक मूव्स हो रहे हैं। तो ये जो था, अभी तक हमने जो है इस न्यूज़ को भी पढ़ा, देखा। हाँ, तो आज के करंट अफेयर्स में इतना ही दोस्तों। एक ख़ास जो बात बतानी है आपको कि 23 फरवरी का जो करंट अफेयर्स है या द हिंदू का जो हमारा एनालिसिस है वो नहीं हो पाया है, क्योंकि टाइम की थोड़ा शॉर्टेज थी मुझे। तो इसके लिए मैं रिसेंटली जो है 23 तारीख का जो करंट अफेयर्स है उसको एक जो है वीडियो लेक्चर ज़रूर बनाऊंगा। जो है संडे को हो सकता है आपको वो देखने को मिले। और उसके बाद में जो है साथ में मेरे को वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड भी करना है इंडियन हिस्ट्री का, जो हमारा मध्यकालीन भारत में किस तरीके से अरब का आक्रमण होता है, किस तरीके से मोहम्मद बिन कासिम जो है 712 ईस्वी में जो है भारत में आक्रमण करता है, फिर गजनी आक्रमण करता है, सुबुतगीन जो है उसका फादर जो है वो आक्रमण करता है, और उसके बाद में किस तरह से मोहम्मद गौरी जो है तराइन के युद्ध में जो है
जो है पृथ्वीराज चौहान से लड़ता है, युद्ध करता है, जिसमें 1191 और 92 में ये दोनों तरह इनके युद्ध होते हैं। फिर चंदावर का युद्ध होता है, चंदावर के युद्ध में जयचंद को पराजित करता है। खैर, तो इसको जो है सब चीज़ जो है हम जो है हिस्ट्री के एक वीडियो लेक्चर से अभी यह मुझको देना है, तो उसको रिसेंटली जो है संडे तक मैं जो है ये दोनों वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करूंगा आपको। और एक नई चीज़ जो है कि छोटे एग्ज़ाम्स के लिए, वनडे एग्ज़ाम्स के लिए जो है रिसेंटली जो है मैं ये चाहता हूँ कि और भी जो करंट अफेयर्स हैं, जो वन लाइनर करंट अफेयर्स हैं, या उसको लेकर के 2-4 पॉइंट्स जो हैं आपको बताए जाएं। तो ऐसी करंट अफेयर्स जो है उसको भी मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूं। और चौथा जो है, जो बेसिक इम्पोर्टेंस है कि किस तरीके से जो है करंट अफेयर्स जो है हर वीकली का एक वीडियो या तो मैं डेली का कर दूं आप लोगों को, तो डेली का कर देता हूं तो ठीक है, नहीं तो वीकली जो पूरी जितने भी हमारे पॉइंट्स हैं, जितने भी हमारे करंट अफेयर्स के जो वन लाइनर्स हैं, उन वन लाइनर्स को क्या क्या बेसिक इम्पोर्टेंट है जो कि पूछा जा सकता है एग्ज़ाम्स में, वनडे एग्ज़ाम्स में, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो या फिर किसी और संस्था का एग्ज़ाम हो, पुलिस का हो, रेलवे का हो या कोई और एग्ज़ाम हो। तो वो जो है एग्ज़ाम्स जो है वो किस तरीके से जो है एग्ज़ाम में वो वन लाइनर जो है इम्पोर्टेंस रखता है, तो उसको लेकर के भी जो है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसको लेकर के भी आपको जो है एक वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करूँ। और हमारा जो है टेलीग्राम चैनल है GS तैयारी 9 करके उसका एड्रेस है। और GS तैयारी टेलीग्राम चैनल अगर आप खोजेंगे तो उसमें सर्च बॉक्स में डालेंगे, टेलीग्राम को आप लोग डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले से, उसका सर्च बॉक्स में जो है उसको जो डालेंगे तो GS तैयारी, तो वो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वो चैनल आपका जो है सारा स्टडी मटेरियल वहाँ पर आपको मिल जाएगा, जो भी स्टडी मटेरियल जो है हमारा अवेलेबल है, तो वहाँ पर मैं डेली प्रोवाइड करता हूँ। दूसरी चीज़ है कि दूसरा जो है ऐप है हमारा, उस ऐप में कोर्सेज अवेलेबल हैं, उस ऐप में जो है टेस्ट सीरीज़ है GS तैयारी ऐप। तो ये जो ऐप है, 2 ऐप हैं GS तैयारी के, दोनों डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तो जो है कि आपको जो है गूगल प्ले से वो मिल जाएंगे। और तीसरा जो है ये हमारा जो यूट्यूब चैनल है, जिसके माध्यम से जो है आप जो है वीडियो लेक्चर पाते हैं, तो उस ये वीडियो लेक्चर्स जो है इसको जो है आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो मेरा निवेदन भी है और ये आपके लिए भी ये मैं समझता हूँ कि बेटर एक अपॉर्चुनिटी होगी कि अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं, और ये तो बेटर है। और नोटिफिकेशन आइकन जो है, वो जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए, ताकि उसका जो है जानकारी, जैसे ये नया वीडियो अपलोड हो तो उसकी जानकारी मिले। और तो इसको लेकर के जो है आपको सारी तैयारी जो है, ये आपका यूट्यूब चैनल जो है GS तैयारी और GS तैयारी का मटेरियल जो है अवेलेबल है, उसको लेकर के आपको जो है सब कुछ आपको जो है मिलेगा, और कुछ भी आपको बाहर से नहीं पढ़ना होगा। और मैं आपको इंश्योर करता हूँ, 100% इंश्योर करता हूँ कि जिस भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें जो है आपको पारंगत हासिल हो जाएगी, और निश्चित बात है आप सफल ज़रूर होंगे, ठीक है। तो कम समय में अधिक से अधिक तैयारी और बेटर तैयारी करने के लिए जो है आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और मेरा ये कहना भी है कि इसको आप सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। अभी तक के लिए धन्यवाद।